हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ लॉ बाय द HLA हार्ट के द्वारा। और HLA हार्ट का जो कंसेप्ट ऑफ लॉ है वो एनालिटिकल स्कूल का एक हिस्सा है। हमने एनालिटिकल स्कूल की लास्ट दो वीडियो में बेंथम और ऑस्टिन की है जो थ्योरी है उनको डिस्कस कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ लॉ बाय HLA हार्ट क्या होता है, इसका एनालिटिकल स्कूल के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है। उसके साथ में हम देखेंगे कि HLA हार्ट कौन है, उनके क्या क्या वर्क हैं, और इसमें देखेंगे कि थ्योरी एंड प्रिंसिपल है HLA हार्ट के द्वारा जो कि क्या है कंसेप्ट ऑफ लॉ, वो क्या क्या दिया है उसमें, और इसके जो दो रूल हैं प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल वो क्या हैं। उसी के साथ में हम जो सेकेंडरी रूल है उसके अंदर रूल ऑफ एडजुडिकेशन क्या है, रूल ऑफ चेंज क्या है, रूल ऑफ रिकॉग्निशन क्या है, वो भी इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इन सभी के बाद में HLA हार्ट की जो थ्योरी है या जो ये कंसेप्ट ऑफ लॉ है इसके अंदर क्या क्या कमियां रह गई हैं जिनको कि अलग अलग जूरिस्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज़ किया है, तो उन सभी का जो क्रिटिसिज्म है HLA हार्ट की थ्योरी के रिगार्डिंग वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि HLA हार्ट कौन है। HLA हार्ट हैं एक इंग्लिश लीगल फिलोसफर और एक मेजर फिगर है इन द पॉलिटिकल एंड लीगल फिलोसफी में। इनका जन्म 18 जुलाई 1907 में हुआ था एंड 19 दिसंबर 1992 तक इनका जीवन है जो चला था। और HLA हार्ट का जो फुल नेम है वो क्या है, हर्बर्ट लियोनेल एडोल्फस हार्ट, और इनको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं HLA हार्ट। और ये हैं जो स्कूल कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, HLA हार्ट बिलोंग करते हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ से, जिसमें हमने जॉन ऑस्टिन की थ्योरी है वो हमने पढ़ ली है, और बेंथम की थ्योरीज हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली है। इन दोनों की जो वीडियो है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए उसके बाद में देखते हैं कि वर्क की बात करें HLA हार्ट के, तो वर्क कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले आता है कि कंसेप्ट ऑफ लॉ जो कि 1961 के अंदर है जो पब्लिश हुआ था, और इसका सेकेंड एडिशन आया था 1994 के अंदर, और थर्ड एडिशन की बात करें तो वो आया था 2012 में। उसके बाद में उनका एक और वर्क है वो है कॉजेशन इन लॉ विद द टोनी हॉनरे के द्वारा 1959 के अंदर। इसका सेकंड एडिशन आया है 1985 के अंदर, और लॉ लिबर्टी एंड मॉरलिटी भी इनका एक वर्क है। और जो कैल्सन है वो क्या है, मॉडिफाई करते हैं किन की थ्योरी, ऑस्टिन की और कैल्सन की थ्योरी को। ऑस्टिन की थ्योरी क्या है, कमांड थ्योरी, कैल्सन की कौन सी थ्योरी है, प्योर थ्योरी। तो उन दोनों को मॉडिफाई कर करके ये डिफाइन करते हैं लीगल सिस्टम को इन द कंसेप्ट ऑफ लॉ के तौर पे। और कंसेप्ट ऑफ लॉ क्या है, वो उनकी एक बुक है, उसके अंदर इन्होंने ये चीज़ है वो डिफाइन की है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि लीगल सिस्टम क्या है। लीगल सिस्टम क्या है, एक सिस्टम ऑफ रूल है जो कि सोशल इन नेचर, क्योंकि जो फर्स्टली ये रेगुलेट करते हैं कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी के मेंबर है उनके कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं। और उसके बाद में सेकेंडली ये क्या करते हैं, ड्राइव होते हैं कहाँ से, ह्यूमन सोशल प्रैक्टिसेस से। जो उस सोसाइटी के अंदर ह्यूमन होते हैं उनकी सोशल प्रैक्टिसेस हैं, उनसे ही ये जो लीगल रूल्स हैं, सिस्टम ऑफ रूल्स हैं, वो वहाँ से ड्राइव होते हैं, उसे हम लीगल सिस्टम कहते हैं। अब जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है HLA हार्ट की, उसके अंदर जो सेकंड रीज़न है उसके अंदर वो एक आइडिया देते हैं कि जो लीगल सिस्टम है वो क्या है, नॉट ओनली द लीगल रूल, वो अकेले लीगल रूल ही नहीं है बट आल्सो नॉन लीगल रूल्स भी उसके अंदर हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ह्यूमन सोशल प्रैक्टिसेस का यहाँ पर डिस्कस मेंशन किया गया, तो वहाँ पर नॉन लीगल रूल्स भी आते हैं। तो नॉन लीगल रूल्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि मॉरलिटी है, कस्टमरी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, एथिक्स हैं, वैल्यू हैं, हमारी कंसाइंस के आधार पर हम अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं सोसाइटी के अंदर जो ह्यूमन बींग्स, तो वो सारे यहाँ पर नॉन लीगल रूल्स के अंदर भी आते हैं। अब जहाँ पर भी अगर हम लॉ की बात करें तो उस केस के अंदर यहाँ पर जो ह्यूमन कंडक्ट है वो क्या बन जाता है, कहीं पर नॉन ऑप्शनल और ऑब्लिगेटरी, जो कि आइडिया है ऑफ ऑब्लिगेशन एट द कोर ऑफ द रूल। इस रूल का जो कोर के तौर पर उसको क्या माना जाता है, आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन। अगर हम आगे बात करें कि जो ऑस्टिन है वो रिजेक्ट करते हैं कंटेंट ऑफ द मॉरलिटी,
ठीक है। बट ये अगर हम यहाँ पर अगर हम हार्ट की बात करें तो वो है क्या कहते हैं कि जो ये रूल है वो क्या है, ड्राइव फ्रॉम द सोशल प्रैक्टिस, जैसे कि हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है। वो कहते हैं कि मोरालिटीज क्या है, वो रूल्स हैं जो कि ड्राइव्ड होते हैं फ्रॉम द सोशल प्रैक्टिसेस से। अब प्रोफेसर जो हार्ट हैं वो मेंटेन करते हैं एक डिफरेंस किनके बीच में, सोर्स और रिलेशन बिटवीन दी लॉ एंड मोरालिटी। लॉ एंड मोरालिटी के बीच में सोशल रिलेशन क्या है, उनके बीच में सोर्सेज क्या हैं, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको मेंटेन करते हैं। और वो डायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं रिलेशनशिप ऑफ द लॉ एंड मोरालिटी, यानी कि लॉ और मोरालिटी है वो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जबकि जो कैल्सन है वो ट्राई करते हैं इन दोनों के बीच में प्योरिटी ऑफ लॉ लाने की, यानी कि वो कहते हैं कि लॉ क्या है, प्योर है, उसमें मोरालिटी और लॉ का कोई रिलेशन नहीं है, वो उन दोनों को अलग अलग प्योर रखने की कोशिश करते हैं। और प्रोफेसर हार्ट है वो एक्सेप्ट करते हैं कंटेंट ऑफ द सम अदर एलिमेंट इन द लॉ, वो भी यहाँ पर एक्सेप्ट की जाती है प्रोफेसर हार्ट के द्वारा। अगर हम बात करें रूल ऑफ लॉ के अंदर जो यहाँ पर आर्टिकल 13 है उसका क्लोज 3 सब क्लोज ए है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है कि लॉ इंक्लूड क्या क्या चीज़ें उसमें लॉ में इंक्लूड की गई है, यहाँ पर ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस, जिनके पीछे जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में है और जिनके पीछे एनफोर्स है ऑफ लॉ, वो यहाँ पर लॉ माने गए हैं। ठीक है, उनमें ये चीज़ें हैं जो इंक्लूड की गई हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो रूल ऑफ ऑब्लिगेशन है वो क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम दी अदर रूल्स। किस तरह से है वो देखते हैं कि जो ये रूल है वो सपोर्टेड है बाय द ग्रेट सोशल प्रेशर। ठीक है, दे आर फेल्ट टू बी नेसेसरी टू मेंटेन द सोसाइटी। ये रूल ऑफ ऑब्लिगेशन है या अदर रूल्स हैं उनसे किस तरह से डिस्टिंग्विशेबल है, क्योंकि ये सपोर्टेड बाय द ग्रेट सोशल प्रेशर के द्वारा, और ये फेल्ट टू बी नेसेसरी, इनको जरूरी माना जाता है सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए एज ए ऑब्लिगेशन के तौर पर। और अपनी जो कॉन्साइंस होती है, आत्मा है, वो भी यहाँ पर इम्पोज करती है क्या, एक ऑब्लिगेशन। ठीक है, और ये कहते हुए वो क्या कहते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करते हुए चले हार्ट ने क्या डिफाइन किए, 2 तरह के रूल्स यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। 2 काइंड ऑफ रूल्स, वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है प्राइमरी रूल और सेकंड है सेकेंडरी रूल। प्राइमरी रूल्स कौन से होते हैं, वो रूल हैं जो कि ड्यूटी इम्पोजिंग हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ द सोसाइटीज है उनके ऊपर ड्यूटी इम्पोज करते हैं, जैसे कि क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट लॉ है, वो यहाँ पर ड्यूटी इम्पोज करते हैं। जबकि सेकेंडरी रूल है वो पावर कन्फर्मिंग है, वो पावर कन्फर करते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट की पावर है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैरिज है, विल है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, इस तरह की जो पावर कन्फर्मिंग जितने भी लॉज हैं वो इसके अंदर आते हैं। और सेकेंडरी रूल की बात करें तो उसके अंदर फर्दर 3 रूल और डिफाइन किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, रूल ऑफ एडजुडिकेशन, रूल ऑफ चेंज और रूल ऑफ रिकॉग्निशन। अगर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो शेड्यूल 7 है, उसके अंदर एक लिस्ट उसमें लिस्ट दी गई है, स्टेट की अलग लिस्ट है, सेंटर की अलग लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट प्रोवाइड की गई है, जिनके अंदर जो पावर कन्फर की गई है उनके रिस्पेक्टिव ऑर्गन के रिगार्डिंग वहाँ पर लॉ मेक करने के लिए, लॉ बनाने के लिए। और इनके बीच में जो लिंक है वही प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स हैं। यानी कि स्टेट लिस्ट में है जो स्टेट के पास में पावर है, सेंटर लिस्ट है उसमें सेंटर के पास में पावर है उन मैटर के रिगार्डिंग लॉ बनाने की, और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों के पास में पावर है उन रिस्पेक्टिव जितने भी मैटर उनमें मेंशन किए गए हैं उनके रिगार्डिंग लॉ बनाने की। अब सेकेंडरी रूल में अगर ये बात करें तो फर्दर 3 रूल्स में किस तरह से डिवाइड किया गया है तो वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है रूल ऑफ एडजुडिकेशन। ये कन्फर करता है डायरेक्ट पावर टू एडजुडिकेट करने की डायरेक्ट पावर इसमें दी गई है किसी भी मैटर के अंदर। यानी कि आर्टिकल जब 32 की हम यहाँ पर बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करती है इशू करने के लिए, क्या इशू करने के लिए, प्रेरोगेटिव रिट। ठीक है, और वहीं पर अगर हम आर्टिकल 131, 132, 134, 133 जो कि सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिडिक्शन के लिए एम्पावर करती हैं,
और जो 1 and 323A एंड 323B हैं वो ट्रिब्यूनल्स को एम्पावर करती है किसी भी मैटर के अंदर एडजुडिकेट करने के लिए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स दी गई हैं ये पावर कन्फर्मिंग है और ये है जो कोर्ट को अनेबल करती हैं किसी भी मैटर को एडजुडिकेट करने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए, उस डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको रूल ऑफ एडजुडिकेशन है वो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है रूल ऑफ चेंज। रूल ऑफ चेंज क्या कहता है कि ये क्या है, ये अकम्पनीड है बाय द मॉडिफिकेशन। वो किस तरह से कि लॉ मेकिंग पावर है वो अकम्पनीड है बाय मॉडिफिकेशन के द्वारा। जब एक कंपिटेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है कोई भी, वो ड्राइव करती है अपनी पावर टू मेक अ लॉ, तो उसके पास में उस लॉ को चेंज करने की पावर भी होनी चाहिए। शुड हैव a power to change the law, पर्टिकुलर लॉ। अगर उसने वो लॉ बनाया है तो उसको अगर उसमें कोई कमियां हैं या उसमें कुछ एडिशन जोड़ना है तो उसके पास में चेंज करने की पावर भी होना चाहिए। वो होता है यहाँ पर रूल ऑफ पावर, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 368 में दी गई है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को या उसके प्रोसीजर को अमेंड करने के लिए। लेकिन ये जो पावर है वो कुछ लिमिटेशन के अंदर होती है। यहाँ पर ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज करें, नहीं, यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया भी दिया गया है जिनके आधार पर यहाँ पर इसको लिमिट में रह करके चेंज किया जा सकता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट रूल, रूल ऑफ रिकॉग्निशन। ये प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है सेकेंडरी रूल के अंदर, बहुत ही क्रूशियल है। ये रूल क्या है, रिकॉग्नाइज करता है अदर जितने भी रूल है उनको, जितने भी अदर रूल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है। और ये रूल ऑफ रिकॉग्निशन है उसके अंदर क्या है, क्राइटेरियन है ऑफ एग्जिस्टिंग एंड वैलिडिटी ऑफ द रूल, जो कि एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम के अंदर है उनको वैलिडेट करने का, उनकी एग्जिस्टेंस को यहाँ पर बताने का एक तरह से क्राइटेरियन है। एक्चुअली हार्ट के जो कंसेप्ट ऑफ लॉ है उसके अंदर क्या क्या कमियां रह गई हैं और अलग अलग जुरिस्ट ने इस रूल को कंसेप्ट ऑफ रूल है, कंसेप्ट ऑफ लॉ है, इसको किस तरह से क्रिटिसाइज किया है। तो उसके लिस्ट के अंदर सबसे पहले हम प्रोफेसर डोनाल्ड ड्वार्किन हैं उनका क्रिटिसिज्म देखते हैं। प्रोफेसर हार्ट ने है वो एक लीगल सिस्टम एज ए सिस्टम ऑफ रूल के तौर पर उन्होंने कह दिया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज हो गया, क्या राइज हो गया कि वेदर लीगल सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ रूल ओनली, क्या यहाँ पर केवल सिस्टम ऑफ रूल है ये। तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोफेसर ड्वार्किन है वो क्या कहते हैं कि लीगल सिस्टम है वो डज नॉट कंप्राइज ओनली रूल बट इट कंसिस्ट ऑफ द प्रिंसिपल आल्सो। इसमें अकेले रूल्स नहीं हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल को भी ऐड किया गया है, कंसिस्ट किया गया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अकेला लीगल सिस्टम को रूल इज नॉट प्रॉपर, लीगल सिस्टम ऑफ रूल इज नॉट प्रॉपर, इसको ऐसा कहना ठीक नहीं है। कभी कभी यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स भी होते हैं जो कि मोर इम्पोर्टेंट है देन दोज रूल, उन रूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है जो कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर एलोबरेट किया गया है इन 1978 में। SC इसकी AIR लिख लीजिए, AIR 1978 SC एंड 597। इसमें सबसे पहले इसमें एलोबरेट है जो नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को एलोबरेट किया गया है। और जो रूल एक सिचुएशन आती है जहाँ पर भी जो रूल्स एंड प्रिंसिपल है वो कन्फ्लिक्ट में आते हैं, तो उस केस के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उनको यहाँ पर प्राइमेसी मिलेगी विद ओवर राइडिंग इफेक्ट ओवर द रूल, यानी कि उन रूल्स से पहले प्रिंसिपल को यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो क्रिटिसिज्म है वो देखते हैं कि जस्टिस कुक ने एक बोहमन केस है 1610 में है जो इन्होंने डिस्कस कंटेंट किया था। क्या कहा था उस केस के अंदर कि यहाँ पर यह पाया गया कि लॉ है जो पार्लियामेंट के द्वारा मेड किया गया है, बनाया गया है, अगर वो कॉन्ट्रेरी है कुछ मॉरल प्रिंसिपल के, तो उस केस में वो लॉ है वो क्या है, कुड बी नल एंड वॉइड, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम अगर रूल की बात करें तो वो मोरल प्रिंसिपल के आधार पर यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी लॉ को बनाया गया है जो कि कॉन्ट्रेरी है प्रिंसिपल के, मोरल प्रिंसिपल के, उसको यहाँ पर नल एंड वॉइड किया जा सकता है। तो ये था HLA हार्ट के द्वारा कंसेप्ट ऑफ लॉ का टॉपिक जो कि
हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप कि आपने इस वीडियो में एंजॉय किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, ताकि उनके भी जो है हार्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन है जो टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।